ओके, तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नेम है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो बेसिकली हमने पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन देखा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो हमने इक्वेशन देखी, फाइनली डिराइव्ड जो इक्वेशन थी वो थी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब वो जो इक्वेशन है उसका जो एप्लीकेशन है वो क्लोज्ड सिस्टम पर अप्लाई करना बहुत आसान है, बट उस इक्वेशन को हम लोग एक ओपन सिस्टम में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ओपन सिस्टम के केस में दो तरह के सिनेरियोज होते हैं। पहला है स्टडी फ्लो, एक ऐसा ओपन सिस्टम जिसमें स्टडी फ्लो हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा जो कि दो सिनेरियो है वो है अनस्टडी फ्लो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टडी फ्लो से। तो पहला क्वेश्चन जो सभी के दिमाग में आता है कि स्टडी फ्लो क्या है। स्टडी फ्लो को यूजुअली हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, बट हम लोग यहाँ पर इसका एक बेसिक समझ लेते हैं। स्टडी फ्लो वो फ्लो है जिसके दौरान जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है टाइम के साथ चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप ये फ़ोटो देखेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट है 1 और दूसरा पॉइंट है 2। तो 1 जो पॉइंट है वो है इनलेट पॉइंट, आप अज्यूम कीजिए। तो 1 की जो प्रॉपर्टीज़ है फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। सिमिलरली प्रॉपर्टी एट पॉइंट 2, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एट पॉइंट 2, वो भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। लेकिन टेम्परेचर एट 1 और टेम्परेचर एट 2 ये सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी जो प्रॉपर्टीज़ है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है एट अ पॉइंट। यानी कि आपको एक लोकेशन फिक्स करनी है और उस लोकेशन पे टाइम के साथ प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही होंगी। तो ये एक स्टडी फ्लो का एग्जाम्पल होगा। अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखते हैं स्टडी फ्लो के केस में। तो ये बेसिकली एक इक्वेशन है कि मास इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम में जो मास है उसका चेंज होने का रेट क्या है, वो इक्वल होगा जो इनलेट का मास फ्लो रेट है माइनस आउटफ्लो का मास फ्लो रेट। तो इसका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही मास सिस्टम में इकट्ठा हो रहा होगा। तो जैसा हम लोग जानते हैं अगर मास कलेक्ट होगा इनसाइड सिस्टम में, सिस्टम के अंदर अगर कलेक्ट होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। बट स्टडी फ्लो में थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही है। इसका यही रीज़न है कि मास जो है वो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये जो टर्म है LHS में ये ज़ीरो होता है उस केस में, और जो निकल कर आता है वो है m डॉट इन इज इक्वल्स टू m डॉट आउट। यानी कि स्टडी फ्लो में जो इनलेट का मास फ्लो रेट है वो हमेशा आउटफ्लो के मास फ्लो रेट के इक्वल होता है। तो अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। पहला जो है वो है u, स्मॉल u, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी के लिए। दूसरा है स्मॉल c, जिसको हम लोग वेलोसिटी के लिए यूज़ करेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो कैपिटल वॉल्यूम और स्मॉल वॉल्यूम है वो ऑलरेडी यूज्ड है, क्योंकि कैपिटल जो v है वो वॉल्यूम के लिए यूज़ किया जाता है और स्मॉल v जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए हम वेलोसिटी के लिए स्मॉल c का यूज़ करेंगे। स्मॉल h स्पेसिफिक इंथैल्पी के लिए, स्मॉल m मास के लिए, और p मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल v जो कि हम फ्लो वर्क के लिए यूज़ करेंगे, और z डेटम हेड के लिए। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और हम यूज़ करेंगे जो कि है ke, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी के लिए। यानी कि इसमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास रहेगा। सिमिलरली स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी एज अ pe, कैपिटल Q हीट इंटरैक्शन और कैपिटल W वर्क इंटरैक्शन। तो अब हम लोग जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको स्टडी फ्लो के केस में अप्लाई करते हैं। तो इस फोटो में आप लोग देखेंगे कि जो इनलेट है 1 उस पर मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ उसकी लिखी है, और आउटलेट जो है दैट इज़ पॉइंट 2 उस पर मैंने उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी। तो अब हम लोग जो नेट प्रॉपर्टी एट 1 है को इक्वेट करेंगे नेट एनर्जी एट 2। एनर्जी एट 1 इज इक्वल्स टू एनर्जी एट 2। तो हम लोग यहाँ पर एनर्जी
कंजर्वेशन लगाते हैं। तो एनर्जी एट 1 हम लोग लिखेंगे U1 स्मॉल u1 प्लस प्लस P1V1 प्लस KE1 प्लस PE1 प्लस Q इज इक्वल्स टू U2 प्लस P2V2 प्लस KE2 प्लस PE2 प्लस W। Q इसीलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि ये हम लोग हमेशा इनलेट को पॉजिटिव मानते हैं और वर्क आउटपुट को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो पहला जो टर्म है U1 प्लस P1V1 इसको हम लोग कलेक्टिवली H1 लिख सकते हैं, ये हमने पहले भी देखा है प्रीवियस चैप्टर्स में, प्लस KE1 जो कि काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी पॉइंट 1 पे है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस Q इज इक्वल्स टू H2 स्पेसिफिक इंथैल्पी एट पॉइंट 2 प्लस स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस W। अब हम लोग इन सारे टर्म्स को एक्सपैंड करेंगे। स्पेसिफिक इंथैल्पी वो होगा Cp मल्टीप्लाइड बाई T1 प्लस KE1 को लिख सकते हैं हम लोग हाफ, अब ये स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी है तो मास नहीं होगा, मल्टीप्लाइड बाय C1 जो कि वेलोसिटी एट पॉइंट 1 है उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1000। हमें यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1000 इसीलिए करना होगा क्योंकि ये जो H1 है उसका जो डिफ़ॉल्ट यूनिट है वो है किलो जूल पर केजी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का जो डिफ़ॉल्ट यूनिट होता है जो कि हाफ m मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर से निकल कर आता है, उस केस में जूल होता है। तो हम लोग इन दोनों ही एनर्जीज को किलो जूल पर केजी में लिखना चाहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको 1000 से डिवाइड किया है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी को भी हमें 1000 से डिवाइड करना होगा किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए। तो G मल्टीप्लाइज बाई Z1 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस Q। और सिमिलरली हमने पॉइंट 2 पर एनर्जी लिखा है CpT2 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 प्लस GZ2 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस W। हम लोग दोनों साइड मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसा कि अभी हमने देखा कि मास फ्लो रेट एट 1 इज इक्वल्स टू मास फ्लो रेट एट 2, तो हम लोग सिंपली m डॉट से लिख सकते हैं। तो हमने दोनों साइड मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो m डॉट मल्टीप्लाई बाई q बिकम्स q डॉट। सिमिलरली वर्क भी w डॉट में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो इक्वेशन है जिसे आप लोग याद रख सकते हैं, q इन डॉट माइनस w आउट डॉट इज इक्वल्स टू m2 डॉट e2 माइनस m डॉट m1 डॉट e1। ये कैसे आया? q को हमने यहीं पर रखा, q इन यहाँ पे सफिक्स यूज़ किया है बिकॉज टू रिप्रेजेंट कि q इन को हमें पॉजिटिव में लेना है और w आउट को हमें पॉजिटिव में लेना है। तो w को हम लोग LHS में लेकर आए, और ये जो टर्म है जो कि ब्रैकेट के अंदर में है इसे हम लोग सिंपली E2 लिखा है, ये एनर्जी टर्म है। तो यहाँ पर m डॉट 2 E2 माइनस m डॉट 1 E1। वैसे तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि m2 डॉट m1 डॉट के इक्वल होगा, बट ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये जो मास फ्लो रेट का एग्जिट है वो एक पॉइंट से ना होकर 2 या 3 पॉइंट से हो रहा होता है, उस केस में हमें सबका समेशन यूज़ करना होता है। तो अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। पहला है नोजल। तो नोजल जो है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम आती है। तो इट इज़ ए मैकेनिकल डिवाइस ऑफ वेरिएबल पैसेज, इसका पैसेज जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो वेरी करता है, एंड इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। ओके, अब जैसे आप ये फोटो एक बार देखिए और मान लीजिए कि जो फ्लूइड का फ्लो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ हो रहा है। तो आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि नोजल हमेशा ऐसा ही दिखाई देगा, यानी कि फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन में इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा? तो ये ऐसा नहीं है। फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन में एक नोजल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो फ्लूइड का फ्लो है वो इनकॉम्प्रेसिबल है या फिर कॉम्प्रेसिबल है। तो इसका हम लोग एक बार डेरिवेशन देखते हैं। मास फ्लो रेट जो है m डॉट, इसका सिंपली फॉर्मूला है रो ए वी, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। यहाँ पर मैंने वेलोसिटी को कैपिटल V का यूज़ किया है। तो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, और वॉल्यूम फ्लो रेट को हम रो यानी कि डेंसिटी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मास फ्लो रेट मिलता है।
तो हमने देखा कि जो मास फ्लो रेट है स्टेडी फ्लो में कांस्टेंट है। ये जो टर्म है रो ए वी, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे आएगा ए वी मल्टीप्लाइड बाई डी रो प्लस रो वी मल्टीप्लाइड बाई डी ए प्लस रो ए मल्टीप्लाइड बाई डी वी। जब तीनों टर्म्स को हम रो ए वी से डिवाइड करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। बट जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए हम डिराइव कर रहे हैं, तो ये जो डी रो बाई रो वाला टर्म है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी चेंज नहीं होती है, तो ये वाला जो टर्म है वो ज़ीरो होगा। तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है वो है डी ए बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई वी। तो इस एक्सप्रेशन को देखकर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक नेगेटिव रिलेशन है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज होना होगा, क्योंकि एक नेगेटिव कोरिलेशन हमें देखने को मिलता है। बट ये एप्लीकेबल है सिर्फ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। तो एक सिंपल सा कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो के केस में, एक इनकॉम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो के केस में, फ्लूइड फ्लो के डायरेक्शन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेगा एक नोजल के केस में। ओके, बट ये जो इक्वेशन है ये एक हम जनरलाइज्ड इक्वेशन भी देखते हैं। तो ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन जो ये है, एरिया और वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है वो ये है डी ए बाई ए इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ऑफ एम स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई डी वी बाई वी। तो ये जो टर्म है m वो है मैक नंबर। अब आप एक बार इसे ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 से कम होती है तभी वो जो इनकॉम्प्रेसिबल वाला रिलेशन है, यानी कि एक नेगेटिव कोरिलेशन है, वही हमें देखने को मिलेगा। बट अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होती है तो वो नेगेटिव कोरिलेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो उस केस में एक डायरेक्ट कोरिलेशन देखने को मिलेगा, जो कि कॉम्प्रेसिबल फ्लो का केस है। कॉम्प्रेसिबल फ्लो के केस में एक डायरेक्ट कोरिलेशन देखने को मिलेगा, यानी कि जो नोजल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, नोजल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो फ्लो की डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा होगा। ओके, तो इस नोट को आप एक बार देखिए। इन द केस ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, यानी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस में नोजल कन्वर्जिंग होता है और डिफ्यूजर डाइवर्जिंग होता है। पर ध्यान रहे कि ये इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के केस में ही होता है। तो नोजल का हम एनर्जी डेरिवेशन करते हैं। तो ये जो इक्वेशन हमने देखा था एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन, H1 प्लस KE1 प्लस PE1 प्लस Q इज इक्वल्स टू H2 प्लस KE2 प्लस PE2 प्लस W। तो ये नोजल का हमने अज्यूम किया है फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। ये हम लोग इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के लिए डिराइव कर रहे हैं, तो उस केस में नोजल कन्वर्जिंग है। तो यहाँ पर कुछ अजम्पशंस लिए जाते हैं कि नोजल का जो इनलेट और आउटलेट है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम हाइट पर होता है, इसीलिए उसका पोटेंशियल एनर्जी जो डिफरेंस है इनलेट और आउटलेट का, उसे हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, नोजल में कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तीसरा, नोजल के केस में कोई वर्क का ट्रांसफ़र भी नहीं होता है, क्योंकि एक प्योरली मैकेनिकल डिवाइस है। और जो फोर्थ पॉइंट ये है कि जो आउटलेट पे, जो नोजल के आउटलेट पे वेलोसिटी होती है फ्लूइड की, वो इनलेट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो उस केस में हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के स्क्वायर के, उस केस में हम लोग इनलेट पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे इसे हम नेगलेक्ट कर चुके होंगे, PE1 माइनस PE2 हम नेगलेक्ट कर चुके होंगे। कोई हीट इंटरेक्शन नहीं है, इसीलिए हम लोग Q को भी नेगलेक्ट कर चुके होंगे और वर्क को भी। तो हमें जो एनर्जी इक्वेशन मिलती है वो है H1 इज इक्वल्स टू H2 प्लस KE2। H1 इज इक्वल्स टू H2। अब हम KE2 को एक्सपैंड करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई C2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000। तो ये 1/2000 इंटू C2 का स्क्वायर होता है। तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो C2 का जो एक्सप्रेशन निकल कर आता है, C2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2000 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट ऑफ H1 माइनस H2। C2 का एक्सप्रेशन जो हमें फाइनली मिलेगा वो है 44.72 मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ ब्रैकेट H1 माइनस H2। ये एक्सप्रेशन हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमें इसे ऑब्टेन करना होगा, हम सिंपली इस इक्वेशन की हेल्प के थ्रू हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमें
उस टाइम पर भी ये नॉर्मल अजम्पशंस याद ध्यान में रखने होंगे। तो दूसरा जो केस है वो है डिफ्यूजर। डिफ्यूजर एक नोजल का जस्ट ऑपोजिट होता है। डिफ्यूजर एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करने के काम में आता है एट द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स। तो इस केस में भी सब कुछ सिमिलर ही होगा, और डिफ्यूजर जो है वो डाइवर्जिंग होगा इनकॉम्प्रेसिबल के केस में, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के केस में, और कन्वर्जिंग होगा अगर फ्लूइड फ्लो कॉम्प्रेसिबल है तो जब हम लोग इसका एनर्जी डेरिवेशन करेंगे तो हमें C1 यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि इसमें ज़्यादा थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को नेग्लेक्ट करेंगे तो C1 जो निकल कर आएगा वो आएगा C1 इज इक्वल्स टू 44.72 मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ ब्रैकेट H2 माइनस H1। यहाँ पर H2 का वैल्यू ज़्यादा होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेंस हुआ है और इंथैल्पी प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हुआ है। थर्ड जो है वो है टरबाइन। टरबाइन को तो हम सभी लोग जानते ही होंगे, ये एक एनर्जी कन्वर्जन की डिवाइस होती है। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जिससे हम लोग एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं वर्किंग फ्लूइड से रोटर, जिसके कारण फ्लूइड का एक्सपेंशन होता है। तो टरबाइन में हम लोग जो हमारे फ्लूइड में जो एनर्जी प्रेजेंट है उसे हम लोग टरबाइन के जो रोटर है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि फर्दर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम आता है। इसके डेरिवेशन में कुछ अजम्पशंस है। काइनेटिक एनर्जी जो है उसका डिफरेंस, यानी कि आउटलेट और इनलेट पे जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल लिया गया है। बट ऐसा मुझे लगता है कि हर तरह के टरबाइंस में नहीं होता है। कुछ टरबाइंस होती है जिन्हें हम लोग इम्पल्स टरबाइंस कहते हैं, उसमें यह अजम्पशन वैलिड नहीं होगा बिकॉज वो प्योरली काइनेटिक एनर्जी बेस्ड टरबाइंस होती हैं। बट अभी के लिए हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं। दूसरा जो है वो है डेल्टा PE, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें भी सिमिलर अजम्पशन है, इनलेट और आउटलेट के बीच का जो हाइट डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। थर्ड इज Q इज इक्वल्स टू 0। टरबाइन में कोई हीट इंटरेक्शन नहीं होता है, ये वर्क प्रोड्यूसिंग एक डिवाइस है। तो हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई किया तो हमें यहाँ पे मिलता है H1 इज इक्वल्स टू H2 प्लस WT, यानी कि इनिशियल। ये जो इक्वेशन लिखा गया है ये वर्किंग फ्लूइड के लिए, वर्किंग फ्लूइड का यूज़ करके टरबाइन के लिए लिखा है। तो इनिशियली जो वर्किंग फ्लूइड के पास एनर्जी प्रेजेंट थी वो थी H1, फाइनली जो वर्किंग फ्लूइड के पास एनर्जी थी H2, और टरबाइन के पास एनर्जी, टरबाइन ने जो वर्क प्रोड्यूस किया वो हो गया WT। वर्क प्रोड्यूस्ड बाय टरबाइन को हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, WT इज इक्वल्स टू H1 माइनस H2। अब हम लोग फोर्थ देखते हैं, पंप एंड कंप्रेसर। पंप और कंप्रेसर दोनों ही वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, जो कि सिंपली टरबाइन का ऑपोजिट है। ये डिवाइसेस पंप एंड कंप्रेसर रोटर से फ्लूइड में एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा पंप और कंप्रेसर के बीच में, पंप इज जनरली यूज्ड टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फेज of the working fluid, whereas compressor is generally used to increase the pressure and temperature of gaseous phase of working fluid। तो पंप जो है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है लिक्विड फेज का प्रेशर इंक्रीज करने में, जबकि कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि गैशियस फेज पे काम करता है, और गैशियस फेज का टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर दोनों प्रॉपर्टीज़ को ये इंक्रीज करता है। तो जैसा हमने टरबाइन के लिए डिराइव किया, सिमिलरली वैसे जो वर्क डन बाय पंप और कंप्रेसर है वो निकल कर आता है H2 माइनस H1। ऑफ कोर्स फाइनल स्टेट की जो एनर्जी है वर्किंग फ्लूइड की वो ज़्यादा होगी क्योंकि पंप और कंप्रेसर ने इस पर वर्क किया है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है बॉयलर एंड इवापोरेटर का, जो कि बेसिकली फेज चेंज में काम आते हैं। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वर्किंग फ्लूइड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो फेज चेंज की प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही होती है। तो इस केस में हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई किया, और यहाँ पे कुछ अजम्पशंस है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज 0, और वर्क का कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्योरली हीट का इंटरेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। बॉयलर और इवापोरेटर में हीट का इनपुट देकर हम लोग वर्किंग फ्लूइड का एनर्जी चेंज करते हैं। तो H1 प्लस Q इज इक्वल्स टू H2, यहाँ से हम हीट गिवन बाय बॉयलर, हीट गिवन इन द बॉयलर और इवेपोरेटर को निकाल सकते हैं।
तो इसका एक्सप्रेशन जो मिलता है H2 माइनस H1 निकल कर आता है। सिमिलरली कंडेंसर जो कि बॉयलर और एवापोरेटर का रिवर्स है, ये एक तरह का हीट एक्सचेंजर है जिसमें हीट रिजेक्ट की जाती है वर्किंग फ्लूइड के द्वारा एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि स्टीम फ्लो कर रही है एक सिस्टम में एक हीट एक्सचेंजर के थ्रू, तो वो हीट रिजेक्ट करके वाटर में कन्वर्ट होगी। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन भी बोलते हैं और ये कंडेंसर के अंदर ही हो रही होती है। तो हीट रिजेक्टेड को कैसे हम लोग ऑब्टेन करेंगे? इनिशियली जो स्टीम के पास एनर्जी थी माइनस वाटर के पास जो एनर्जी है और जो हीट उसने लॉस की है, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। या फिर सिंपली वी नो दैट एनर्जी कंजर्व्ड है इनिशियल स्टेट जो H1 है इज इक्वल्स टू Q कंडेंसर प्लस H2। अब सेवेंथ जो है वो है थ्रॉटलिंग। ये एक प्रोसेस है। थ्रॉटलिंग इज नॉट अ डिवाइस, इट्स अ प्रोसेस। तो फ्लो थ्रू अ पार्शियली ओपनड वॉल्व। कई बार हम देखते हैं कि वॉल्व जो है वो पूरी तरह से ओपन नहीं होता है, पार्शियली हम लोग उसको ओपन करते हैं। या फिर फ्लो थ्रू अ रिस्ट्रिक्टेड पैसेज और पोरस प्लग इज नॉन एज थ्रॉटलिंग। तो एक रिस्ट्रिक्टेड टाइप का जो पैसेज है इसमें हिंड्रेंसेस है, उसके जो थ्रू जो फ्लो हो रहा होता है फ्लूइड का, उसे हम लोग थ्रॉटलिंग बोलते हैं। थ्रॉटलिंग में कोई भी किसी भी तरह का एनर्जी इंटरैक्शन नहीं होता है। इनिशियल इंथैल्पी जो है, इसीलिए यहाँ पर सभी एनर्जीज को लगभग नेग्लेक्ट किया है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, हीट। बट जो इंथैल्पी प्रेजेंट थी वर्किंग फ्लूइड के साथ इनिशियली, वही प्रेजेंट होगी फाइनली। तो यहाँ पर मिलता है H1 इज इक्वल्स टू H2। अब इंथैल्पी अगर सेम है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। सो थ्रॉटलिंग इज ऑल्सो नोन एज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। थ्रॉटलिंग ऑलवेज रिजल्ट्स अ डिक्रीज इन प्रेशर। तो इसमें प्रेशर डिक्रीज देखने को हमें मिलता है। थ्रॉटलिंग इज अ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये एक इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये एक नेचुरल एंड रियल प्रोसेस है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन वर्ड से हमें यही समझ में आता है कि कोई वर्किंग फ्लूइड फ्रीली एक्सपैंड करे। तो इसे हम लोग इस फोटो से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंटेनर बना हुआ है जो कि इंसुलेटेड है। इसमें एक डिवीजन किया गया है और इसके एक चेम्बर में गैस फिल आउट की है और दूसरे में वैक्यूम। सपोज इस पार्टीशन को हम लोग हटा दें तो ये गैस एक्सपैंड करेगी और एक्सपैंड करते वक्त इसे कुछ रिस्ट्रिक्शन या फिर रेजिस्टेंस फेस करने को नहीं होगा, क्योंकि वैक्यूम है यहाँ पे। तो गैस जो है वो फ्रीली एक्सपैंड करेगी। उस प्रोसेस को ही फ्री एक्सपेंशन बोला गया है। अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन, और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से होने वाली है। एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं ये एक क्लोज्ड सिस्टम है। तो हम लोग जो प्रीवियस इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, उसको अप्लाई करेंगे। ये जो कंटेनर है वो इंसुलेटेड है, इसके कारण हीट का कोई इंटरेक्शन यहाँ पर नहीं होगा और वर्क का भी यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो इन दोनों को हम जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा डी यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ज़ीरो। तो डी यू का जो इक्वेशन होता है वो होता है एम सी वी डी टी। तो एम एंड सी वी तो ज़ीरो नहीं हो सकते हैं, उस केस में डी टी का जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, यानी कि इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इनिशियल और फाइनल जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का टेम्परेचर सेम है, तो क्या हम इस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकते हैं कि नहीं? तो इसका आंसर है ऐसा नहीं है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के टाइम पे जो पूरा प्रोसेस जो है उस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बट ये जो केस है फ्री एक्सपेंशन का, इसमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे टेम्परेचर सेम है, बाकी टाइम जो है वो टेम्परेचर किस तरह से वेरी करेगा इसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट का टेम्परेचर सेम है, तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस के इक्विवेलेंट बिल्कुल भी नहीं है।
तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो जो अनस्टेडी फ्लो जो है उसमें प्रॉपर्टीज टाइम के साथ वेरी करती है एक पॉइंट पर, और मास फ्लो रेट भी एंट्री और एग्जिट पे डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे। पहला है MI, मास एट द एंट्री ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम पर मास, कंट्रोल वॉल्यूम में जो एंट्री है मास की वो MI से डिनोट किया गया है। और अगर इसके ऊपर हम लोग डॉट लगाएंगे, मास फ्लो रेट एट द एंट्री ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम होगा। सिमिलरली M1 इनिशियल मास जो कि कंट्रोल वॉल्यूम में प्रेजेंट था, फाइनल मास जो कि कंट्रोल वॉल्यूम में प्रेजेंट था उसे M2 से डिनोट किया है। ME जो कि मास है एग्जिट पे कंट्रोल वॉल्यूम की। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टडी फ्लो में हमने देखा था कि E डॉट इन माइनस E डॉट आउट इज इक्वल्स टू 0, एनर्जी एंटरिंग इज इक्वल्स टू एनर्जी एग्जिटिंग। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अनस्टेडी फ्लो के केस में एनर्जी एंटरिंग इज नॉट इक्वल्स टू एनर्जी एग्जिटिंग। ऐसा है कि कंट्रोल वॉल्यूम में ही एनर्जी कलेक्ट हो रही हो या फिर डिक्रीज हो रही हो। तो अनस्टेडी स्टेट की प्रॉब्लम जो है, क्वेश्चंस जो है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। पहला है मास कंजर्वेशन इक्वेशन, दूसरा है एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। तो हम लोग मास कंजर्वेशन इक्वेशन का एप्लीकेशन अब देखते हैं। सो मास फ्लो रेट एट इनलेट माइनस मास फ्लो रेट एट आउटलेट और एग्जिट is equals to rate of change of mass inside the control volume। या फिर इक्वेशन हमने फर्स्ट इक्वेशन जो इस चैप्टर में देखी थी, ये काफ़ी सिमिलर है। स्टेडी फ्लो के केस में ये जो RHS वाला टर्म है वो ज़ीरो हो जाता है और मास फ्लो रेट एट इनलेट मास फ्लो रेट एट आउटलेट के इक्वल हो जाती है। बट यहाँ पर ये टर्म ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर जो मास है, मास फ्लो रेट है, वो वेरी कर रहा होता है। स्टोर्ड जो मास फ्लो रेट है वो वेरी कर रहा होता है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, dm by dt inside control volume is equals to difference between mass flow rate at inlet minus mass flow rate at outlet। दूसरी इक्वेशन जो है एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन काफ़ी सिमिलर है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के, बट यहाँ पर एनर्जी हमने इक्वेट नहीं की है इनिशियल और फाइनल स्टेट की, बट यहाँ पे हमने उन दोनों एनर्जी के डिफरेंस को चेंज लिखा है, dE by dt इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम। जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक सिस्टम है, इसमें इनिशियली एनर्जी थी 0, उसके इनलेट से 4 जूल एनर्जी एंटर की और एग्जिट होती है 2 जूल एनर्जी। तो जाहिर सी बात है उसके कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर 2 जूल इंक्रीज हो गई है। बस ये उस ही इक्वेशन का एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, यानी कि नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी में चेंज आया, जो कि हमारे केस में 2 जूल एनर्जी था, इज इक्वल्स टू रेट एट विच एनर्जी इज एंटरिंग एट द इनलेट, जो कि हमारे केस में 4 जूल था, माइनस d बाई डी टी ऑफ एनर्जी एग्जिटिंग द कंट्रोल वॉल्यूम, जो कि हमारे केस में 2 जूल था। तो कुछ अजम्पशंस हम लोग यूज़ करते हैं अनस्टेडी फ्लो की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, जो कि है काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस को निगलेक्ट कर देते हैं। तो उससे ये इक्वेशंस जो है वो सिंप्लीफाई हो जाती है, और कई बार हम लोग एंथैल्पी वेरिएशंस को भी कंसीडर नहीं करते हैं। तो उस केस में इस इक्वेशन को हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि ये जो जनरल इक्वेशन है, प्रिंसिपल इक्वेशन, जिसे हम लोग किसी भी केस में अप्लाई कर सकते हैं, उसका यूज़ आपको करना है। तो एप्लीकेशन जो है अनस्टेडी फ्लो का, वो हमें देखने को मिलता है बॉटल फिलिंग प्रोसेस में, या चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ टैंक। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा कुछ रियलाइज़ हो कि ये एक स्टडी फ्लो नहीं है, फॉर एग्जांपल बॉटल फ्लो, इसमें कुछ बॉटल फिलिंग, इसमें कुछ मास फ्लो रेट का कोई एग्जिट नहीं है, सिर्फ एंट्रेंस है, सिर्फ इनलेट है, तो ये एक अनस्टडी फ्लो का एग्जाम्पल हो गया है। सिमिलरली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ टैंक। तो इस तरह के क्वेश्चंस पढ़कर आपको समझ आ जाएगा कि ये एक अनस्टडी फ्लो का प्रॉब्लम है। ओके।